माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इससे पहले हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और उससे पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया है एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एंड उसके बाद हम सॉल्यूशंस के ऊपर आएंगे। अगर हमारी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है dy बाई डी एक्स, यहां पे एक डेरिवेटिव का टर्म हो, प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अगर हमारी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है, एक डेरिवेटिव का टर्म, एक आपका पी वाई इक्वल्स टू क्यू, एंड यहां पे आपका p कॉमा क्यू आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। यहां पे p और q आपके या तो कांस्टेंट होंगे या फिर कोई x का फंक्शन होगा, जैसे 1/x हो गया, sin x, cos x, log x, ऐसी चीजें होंगी। ठीक, ये हमारी कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एक डेरिवेटिव का टर्म जिसका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री हो, यह हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है। ठीक, एक बार डिफरेंशिएशन की टर्म डेरिवेटिव हो एक, ठीक, उसके बाद p एंड किससे मल्टीप्लाई करना है ये ध्यान देना। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, यहाँ पे y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, ये मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उससे हमने एक p मल्टीप्लाई करा। p क्या है? या तो कांस्टेंट या तो कोई x का फंक्शन, इक्वल्स टू पर्टिकुलर q। q आपका कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट होगा। ठीक, अब इसका जस्ट सिमिलर एक और इक्वेशन होती है, वो कौन सी होती है? इसका जस्ट अपोजिट होती है। यहां पे dy बाई डी एक्स की जगह dx बाई dy होगा। ठीक, समझ में आ गया? यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कर दिए गए हैं चेंज। प्लस p, अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ भी डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू q। ठीक, उसके बाद यहाँ पे p एंड q क्या होंगे? p एंड q आर फंक्शंस ऑफ, यहाँ पे p एंड q आर फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, इसलिए फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, p एंड q आर फंक्शन ऑफ y, या फिर आप ऐसे बोलो कि p एंड q आर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही बात है, और कांस्टेंट। तो हमारी ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कही जाएगी। ठीक, हमारी ये दो टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। दो टाइप की क्या ये हैं? सिमिलर, बट इसमें वेरिएबल चेंज कर दिए गए हैं, x की जगह y, y की जगह x। ठीक, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इनका सॉल्यूशन क्या होता है वो भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड मानूं, ऊपर वाली इक्वेशन को हम मानते हैं स्टैंडर्ड। ठीक, ये हमारी स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद जो हमने अभी यहाँ पे ब्लू मार्कर से लिखी हुई थी, वो हमारी वेरिएबल चेंज करने से आती है, x की जगह y एंड y की जगह x। सो यहाँ पे आपका y, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट बताया जा चुका है, एनसीईआरटी में आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन गिवन है। इसका तरीका भी गिवन है कि आपका जो सॉल्यूशन गिवन है वो आया कैसे, उसकी पूरी नॉलेज आपको गिवन है। उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे, बट मैं पहले सॉल्यूशन बता दूं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये, इसका सॉल्यूशन है y मल्टीप्लाइड बाय IF। IF क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, अभी देखेंगे क्या होता है। y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे dx प्लस c। ये होता है आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यहाँ पे x की जगह y होता तो यहाँ भी y की जगह x होता, यहां भी x की जगह dy होता, dx की जगह dy होता। ठीक, तो जैसे जैसे चेंजेस हो गए उसके अकॉर्डिंग हम इसमें भी सॉल्यूशन में चेंज कर लेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p डॉट dx। इस पर्टिकुलर केस में dx आएगा। अगर यहाँ पे dx अपॉन dy होता तो यहाँ पे dy आता। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये हुआ एंड हमारा जो सॉल्यूशन हुआ वो हो गया ये। काफी डायरेक्ट है, मतलब आपको पहले इंट्रोडक्शन मिला कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है एंड उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद
आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दिया गया कि ये इसका सॉल्यूशन है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे फाइंड करना है, आपको पी क्यू की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी क्वेश्चन में, वो जो गिवन होगी वो आपका एक्स में फंक्शन होगा कोई या फिर कांस्टेंट होगा, आपको वैल्यूज पुट करनी है सारी, सॉल्व करना है एंड आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, इस पे हम एक देख लेते हैं कि हमारी इक्वेशन दिखती कैसे है। यहाँ पे अभी तो पी और क्यू लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, अभी हम वैल्यूज डाल के देख लेते हैं कि किस टाइप से हमारी इक्वेशंस दिखेंगी। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1। ठीक, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पे p हमारा है p इक्वल्स टू एक्स, q इक्वल्स टू 1। ठीक, दूसरी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो dx अपॉन dy माइनस यहां पे आपका हो गया x इक्वल्स टू 0। ठीक, माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो हमारा यहाँ पे p हो गया है -1। अब यहाँ पे देखो आपका -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको सही से लिखूं प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये हमारी कुछ इक्वेशन ऐसे दिखेगी, यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में -1, तो ये हो गया हमारा p एंड हमारी q की वैल्यू होगी, q हो गया हमारा 0। ठीक, तो हमें p और q की वैल्यू अगर निकालनी पता है, जो कि हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है कि इक्वेशन को कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। कई बार क्या होगा, आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन भी हो सकता है, वर्ड प्रॉब्लम हुई तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी गिवन होगा, जैसे बोल देंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके बराबर है, तो वो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उसके बाद कोई चीज, जैसे ये क्वांटिटी अगर इधर आ गई तो इसको हम लेके उधर जाएंगे, या फिर आपको ऐसे दे देंगे कि आपका x dx इक्वल्स टू 2x प्लस वाई dy, तो आपको यहां से dy बाई dx या फिर dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा। ठीक, तो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस इक्वेशन पे आप एक बार पहुंच गए, p एंड q की वैल्यू निकाली आपने, सॉल्यूशन में उसकी वैल्यूज पुट करी, तो आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपका जनरल सॉल्यूशन पूछा जाएगा ज्यादातर, अगर कोई कंडीशन गिवन है तो आप पुट करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। सो अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है आपका, बोला जा रहा है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्या इक्वेशन है, यहां पे लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, सबसे पहले हमें लिखना है कि गिवन इक्वेशन, जो भी हमारी इक्वेशन गिवन है वो हम लिख लेंगे, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक, जो भी इक्वेशन गिवन है उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी उससे कंपेयर करेंगे। हमें p एंड q की वैल्यू मिलेगी, हमें यहाँ पे p की वैल्यू मिल रही है -1, अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे प्लस, अब कंपेयर करो, -1 की वैल्यू, -1 हो गया आपका p एंड q हो गया आपका cos x। ठीक, उसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी सॉल्यूशन में। हमें सॉल्यूशन में किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको मैं शॉर्ट में IF लिख रहा हूं, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरा लिख सकते हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेज टू द पावर इंटीग्रल p, यहाँ पे dy बाई dx है तो dx, जो चीज नीचे है वही आएगी यहाँ पे। ठीक, dx है तो dx आ गया, e रेज टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाई dx, अगर dx अपॉन dy होता तो नीचे dy है इसलिए यहाँ पे dy आ जाता। फॉर नाउ यहाँ पे e रेज टू द पावर इंटीग्रल माइनस p की वैल्यू है -1 इंटू dx। अब -1 का इंटीग्रल क्या होता है, -x, e रेज टू द पावर -x, ये हमारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो गई। अब हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, यहां पे आपका सॉल्यूशन ऑफ, यहां पे आपको लिखना है सॉल्यूशन इज गिवन बाय, आपका सॉल्यूशन कैसे आता है इसका, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q मल्टीप्लाइड बाय if इंटीग्रल यहाँ पे dx, जो नीचे है वही आएगा, प्लस c। ठीक, ये आपका सॉल्यूशन है। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है ना, आपको अपने फाइनल आंसर पे पहुंचना है।
यहां से ये मैंने किया रब। अब मैं इसको सॉल्यूशन इसका निकाल के देखता हूं। हमारा y एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है यहाँ पे, e रेज टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू q। q की वहां क्या वैल्यू थी, q की वैल्यू थी हमारी cos x मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू द पावर माइनस एक्स। इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर dx अगर लिखूंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा प्लस c। ठीक, अब देखो इसको आप बाय पार्ट से सॉल्व करोगे। बाय पार्ट से कैसे, हमने आईलेट पढ़ा था, आईलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ये सेकंड। आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक, इस तरह के जो आप e रेज टू द पावर ax एंड cos x, या फिर e रेज टू द पावर ax sin bx, देखो अगर हमें इंटीग्रेट करना है e रेज टू द पावर ax cos bx dx, ठीक समझ रहे हो, e रेज टू द पावर समथिंग इनटू x एंड cos bx। इसका हमारे पास इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा a e रेज टू द पावर ax cos bx प्लस b e रेज टू द पावर ax sin bx अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे आपका नहीं, यहाँ पे सही लिखा है। ठीक, ये हमारा होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। ये अगर हमारा इस टाइप का इंटीग्रेशन है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू +1, e रेज टू द पावर -1 इंटू एक्स cos bx। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो a हो गया हमारा -1 एंड b हो गया हमारा 1। ये आपका सिलेबस से, मतलब इस टॉपिक से अलग है, ये आपका शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। आप चाहो तो पूरा बाय पार्ट्स लगा सकते हो, एंड इनफैक्ट आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, आपके सिलेबस में है तो आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ये आपको इमरजेंसी के लिए मैं बता रहा हूं कि इन केस आपको अगर चेक करना हुआ कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो इस इंटीग्रल का आंसर ये होता है, डायरेक्ट लगा के चेक कर सकते हो। तो मैं बाय पार्ट से भी करता हूं एंड इससे भी करके देखते हैं। अगर हमारी a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू है -1 मींस माइनस e रेज टू द पावर -x एंड cos bx, b की वैल्यू है 1 तो cos x। ठीक, प्लस b की वैल्यू क्या है, b है हमारा 1 e रेज टू द पावर -x sin bx अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मींस यहाँ पे 2 हो गया। दोनों हमारी हो जाएंगी पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, तो हमारा इस इंटीग्रल की जगह ये आ गया है, इस इंटीग्रल की जगह हमारे पास आ गया है ये। अब उसके बाद हम बाय पार्ट्स लगा के अगर सॉल्व करना चाहें, बाय पार्ट्स लगा के अगर मैं सॉल्व करता हूं तब मैं कैसे करूंगा, देखो बाय पार्ट्स लगाते हैं। आईलेट के अकॉर्डिंग ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, इसको मैं आईलेट कर लेता हूं। i इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर -x cos x, i इक्वल्स टू e रेज टू द पावर -x cos x dx एंड इसका इंटीग्रल। ठीक, ये हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। आईलेट के अकॉर्डिंग करके देखते हैं क्या यही आंसर आता है। इसको मैं साइड में लिख लेता हूं। हमारा e रेज टू द पावर -x, यहाँ पे b की वैल्यू थी 1, sin x यहाँ पे था माइनस e रेज टू द पावर -x cos x अपॉन 2। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर आया है। हमारा बाय पार्ट से भी ऑब्वियसली यही आएगा, बट यस आपको बाय पार्ट्स के स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। आपके 12th में बाय पार्ट्स का सिलेबस है, आपको बाय पार्ट्स के स्टेप दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो काफी इजी पड़ जाएगा आपके लिए। ये आपका 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में अगर आया तो आपको हर स्टेप करके बताना पड़ेगा। ठीक, फर्स्ट लेट करा, सेकंड लेट करा, फर्स्ट एज इट इज cos x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन मींस e रेज टू द पावर -x का डिफरेंशिएशन से डिवाइड मींस -1 से डिवाइड, तो यहाँ पे लग गया आपका माइनस। ठीक, यहाँ पे आपका फॉर्मूले का माइनस, इंटीग्रल cos x का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x माइनस का, माइनस sin x एंड e रेज टू द पावर x -x का होगा इंटीग्रेशन। अब इसके डिफरेंशिएशन से अगर हम डिवाइड करें तो -1 माइनस से माइनस जाएगा कट, dx एंड यहाँ पे हम प्लस सी अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें आपका एक बार और बाय पार्ट्स लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका i। उसके बाद आपका i इज इक्वल्स टू माइनस e रेज टू द पावर -x cos x। ठीक, माइनस ये आपका ब्रैकेट, इसमें हम फिर से बाय पार्ट्स लगाते हैं। ये हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सॉरी आपका फर्स्ट हो गया ये एंड सेकंड हो गया ये। तो फर्स्ट एज इट इज मींस sin x एज इट इज,
दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मीन्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, मीन्स यहाँ से माइनस आपका हट जाएगा, यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक, माइनस साइन एक्स ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर बाय पार्ट्स के फॉर्मूले का माइनस, माइनस फिर इंटीग्रल, हमने लगाया इंटीग्रल, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इस बार करना है हमें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आएगा फर्स्ट का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, उसके बाद इसका सेकंड वाले का हम लगाएंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे सेकंड वाले का इंटीग्रेशन आएगा ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। अब अगर इसकी डिफरेंशिएशन से डिवाइड करें, मींस माइनस वन से डिवाइड करें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड यहाँ पे dx, ठीक। अब अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन कर लूं, ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूं तो ये माइनस और ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये ब्रैकेट में हटा रहा हूं, ठीक, वो माइनस माइनस हो गया प्लस, वो माइनस आपका अंदर आया तो इसको बना दिया माइनस, ठीक। अब देखो आई हमने ये लेट करा था एंड हम आई पे ही पड़े हैं अभी, तो इसको अगर मैं रब करके पूरे को यहाँ पे मैं लिख लूं कि ये हमारा आई के ही बराबर है, ठीक, ये हमारा है आई के बराबर, एंड यहां से अगर मैं माइनस आई हटाऊं और उधर मैं प्लस आई कर दूं तो आई प्लस आई 2i, एंड यहाँ पे 2 अगर मैं हटा के नीचे ले आऊं डिवाइड बाय 2, तो ये देखो हमारा ये एंड ये आंसर सेम है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से चेक कर सकते हो, बट आपको बाय पार्ट्स के स्टेप जब आप करोगे, आप जब सॉल्व करोगे आपकी आंसर शीट में तो आप दिखा सकते हो बाय पार्ट्स के स्टेप, एंड इसको आप साइड में एक बार चेक करने के लिए लिख सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूले से, ठीक। तो इन शॉर्ट हमारा ये आंसर आया है बाय पार्ट से भी एंड डायरेक्ट फॉर्मूले से भी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी जगह, इस इंटीग्रेशन की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा वहां पे, ठीक है। आप चाहे तो इसको अलग से आई लेट करके जैसे मैंने करा, आप बाय पार्ट्स लगाओ, आपको हर स्टेप दिखाने हैं, अगर वो 3 या फिर 5 मार्क्स में आया है, ठीक। कई बार क्या होगा, आपसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे एंड वो पूछ लेगा कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो आपको ई रेस टू द पावर पी डी एक्स या फिर पी डी वाई वो करके आपको निकालना पड़ेगा, बस उतना आपको पूछा जाएगा। तो वो शायद 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में अगर थोड़ा टफ हुआ तो वो 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। खैर, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है ये, तो हमारा ई रेस टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 2, मैंने क्या करा, ये 2 को मैंने इसके नीचे अलग कर लिया, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी, एंड यहां पे हमारा चल रहा था ई रेस टू द पावर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स ये उठा के मैं इस साइड ले आया, y इज इक्वल्स टू, ये इस साइड आ गया डिनोमिनेटर में, तो इससे ये कैंसिल, साइन एक्स अपॉन 2 बचा बस, ठीक। अब यहाँ पे भी एक ई रेस टू द पावर माइनस एक्स है तो उससे भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी अपॉन ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे नीचे पावर माइनस में, ऊपर जाएगी तो हो जाएगी प्लस में, सी की पावर, यहाँ पे ई की पावर यहाँ पे माइनस में थी नीचे, ऊपर जाके हो गई प्लस में। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी उसका ये हो गया सॉल्यूशन। कैसे निकाला, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी, कंपेयर करा, पी एंड क्यू की वैल्यू निकाली, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला, ई रेस टू द पावर पी डी एक्स, जो नीचे लिखा है वही आपका उसके साथ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, dx या फिर dy, जो भी नीचे लिखा है इस केस में dx, तो e रेस टू द पावर इंटीग्रल p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद q, ये हमारा q था, यहाँ से q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका हम एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस c आपका कांस्टेंट आएगा, ये ऑब्वियसली आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना है जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ये हमारे कुछ स्टेप्स है। अगर मैं इसको स्टेप्स को लिखूं तो 3 स्टेप है मेजरली, आपको 3 स्टेप पता होने चाहिए। राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, एंड उसके बाद आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल लेना है। राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अब आपका dy बाई dx या फिर dx बाई dy दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा जा रहा है आप उसमें लिख लोगे। राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड p, q, हमें p एंड q निकालना है स्टैंडर्ड फॉर्म में रख के। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर p dx और ई रेस टू द पावर इंटीग्रल p
dy, अब वो डिपेंड करता है कि dy अपॉन dx है या फिर dx अपॉन dy है। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। एट लास्ट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y multiplied by integrating factor is equals to q into if इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू dx या फिर dy जो भी गिवन है प्लस c। ठीक, तो ये 3 स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमा फिरा के, आपसे बोला जाएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पर्टिकुलर कर्व इज दैट, मतलब कुछ भी आपको इक्वेशन दे दी गई या फिर बता दिया गया कि आपका x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय y कोऑर्डिनेट, आपका इवन एक क्वेश्चन भी है इसमें। ठीक, उस तरह से बता दिया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जनरल सॉल्यूशन निकालो, उसके बाद आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोल देगा कि इस पॉइंट पे कर्व की इक्वेशन क्या होगी, कि मतलब 1,1 से वो कर्व पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो आप पहले 1,1 रखोगे, आपको c की वैल्यू मिलेगी। c की वैल्यू मिलते ही आप जो दोबारा से इक्वेशन आई है इस वाली इक्वेशन में आप c की वैल्यू दोबारा से पुट कर दोगे तो आपको एक नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस ये 3 स्टेप अगर याद है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब जरा सी हम बात करते हैं कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास आया कैसे, डायरेक्ट सॉल्यूशन हम निकाल कैसे पा रहे हैं। ठीक है, उसकी थोड़ी सी अगर आपको नॉलेज हुई तो आपको और ज्यादा इजी लगेगा। ये 3 स्टेप्स आप थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा से नोट डाउन कर सकते हैं, अगर लिख लिया तो अच्छी बात है। सो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी थी, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, जिसमें हमारा p एंड q या तो कांस्टेंट या फिर x में कोई फंक्शन थे। p एंड q हमारा कोई कांस्टेंट या फिर x कोई फंक्शन थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग, अब मैं इसको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं कि सॉल्यूशन का जो मेन फॉर्मूला है वो आया कैसे। मल्टीप्लाइंग gx, एक हमने फंक्शन लेट करा gx, ठीक, ये हमने एक फंक्शन माना gx, वो हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई gx बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड gx से मल्टीप्लाई करा, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, gx इससे मल्टीप्लाई हुआ तो gx dy बाई dx प्लस p, उसके बाद आपका gx, उसके बाद आपका y इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे py में हमने gx मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद q मल्टीप्लाइड बाई gx। ठीक, ये आपका हमने दोनों साइड gx मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने क्या देखा, चूज gx, अब हमें ये भी तो पता हो कि जो हमने मल्टीप्लाई करा वो है क्या, चूज gx इन सच अ वे दैट, ये हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर देते हैं, दैट RHS ऑफ इक्वेशन 1 का जो RHS है, मींस ये इक्वेशन ऑफ RHS ऑफ इक्वेशन 1 becomes डेरिवेटिव ऑफ किसका, y मल्टीप्लाइड बाय gx। हमने gx में y मल्टीप्लाई करा, अब हमें gx ऐसा चूज करना है कि ये जो फंक्शन है, ये वाला जो हमारा फंक्शन है RHS में, ये हमारा इसके डेरिवेटिव के बराबर हो जाए। ये जो हमारा फंक्शन है ये अलग से फंक्शन है, ये देखो q हमारा अलग फंक्शन है x में, एंड y हमारा अलग फंक्शन है, एंड gx दोनों में कॉमन है, तो q इंटू gx हमारा अलग होगा एंड y इंटू gx हमारा होगा अलग। ठीक, इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं एक इक्वेशन की फॉर्म में तो ये लाइन बोल क्या रही है कि हमारा जो q इंटू gx है वो इक्वल हो जाए d अपॉन dx y इंटू gx, इन दोनों के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन के इक्वल हो जाए हमारा RHS, जो इस इक्वेशन 1 का RHS है वो इक्वल हो जाए इसके डिफरेंशिएशन के। इन शॉर्ट ये बोल रही है हमें, एंड हमें ऐसा gx चूज करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक, अब वो gx कहां से मिलेगा उस पे आते हैं, वो इक्वेशन हम लिखी रहने देते हैं, ये रब करो। ठीक, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में देखूं तो मेरे को QGX कॉमन मिल रहा है, तो मैं QGX की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे पुट करूंगा। QGX की वैल्यू क्या है, ये QGX की वैल्यू है GX
डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी क्यू जी एक्स, यहाँ पे है पी जी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू जी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी। क्यू जी एक्स की वैल्यू क्या थी, ये मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। आपका आर एच एस एज इट इज रहेगा डी अपॉन डी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स। ठीक, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहां से ये करा मैंने रब, इसको भी रब करते हैं, इतना मैंने स्पेस बना दिया। ठीक है, अब LHS एज इट इज रहने दो एंड RHS में प्रोडक्ट रूल लगा के खोल दो। इसको अगर मैं 1 एंड इसको 2 बोलूं तो फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन लगाऊं तो फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो gx का डिफरेंशिएशन हो गया g डैश x। ठीक है, अगर हमारा fx होता था तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, f डैश x। हम एक डैश लगा देते थे एक बार डिफरेंशिएट करने पे। तो सिमिलरली gx का करना है तो g डैश x, यहाँ पे 2 है। ठीक, y इंटू जी डैश x प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है, ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में हो रहा है एंड y का हो रहा है तो dy बाई dx इंटू gx एज इट इज। उस साइड आओ अब, तो इस पर क्या है हमारे पास, gx एंड dy बाई dx प्लस p मल्टीप्लाइड बाई gx इंटू y। ठीक, ये था हमारे पास LHS में, हमने इसको एज इट इज लिखा एंड इसका हमने डिफरेंशिएशन ओपन कर दिया प्रोडक्ट रूल से। यहाँ पे क्या करा हमने, प्रोडक्ट रूल यूज करा एंड इसका डिफरेंशिएशन ओपन कर दिया। अब मैं देखूं तो हमारा dy बाई dx gx, dy बाई dx gx कैंसिल हो रहा है, dy बाई dx मल्टीप्लाइड बाई gx, dy बाई dx मल्टीप्लाइड बाई gx हो गया कैंसिल आउट। मेरे पास क्या बचा, p gx इंटू y इक्वल्स टू y g डैश x। मैं ये देख रहा हूं कि y से y कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैंने y से y भी कैंसिल कर दिया, तो y से y भी कैंसिल हो गया, यहां से y हम हटा देते हैं। ठीक, अब यहां से अगर मैं p की वैल्यू निकालूं, यहां से मैंने p की वैल्यू निकाली तो p इज इक्वल्स टू g डैश x अपॉन gx। ठीक, अब मेरे को gx की वैल्यू चाहिए तो मेरे को उसका डेरिवेटिव का टर्म हटाना पड़ेगा। gx की वैल्यू चाहिए तो डेरिवेटिव का टर्म हटेगा तभी वैल्यू मिलेगी। डेरिवेटिव हटता कैसे है, डेरिवेटिव को हटाने का सिर्फ एक तरीका, इंटीग्रेट करना। दोनों साइड में कर देता हूं इंटीग्रेट, मैंने दोनों साइड कर दिया x की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, क्योंकि x में वेरिएबल है इसका, तो हम x की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा p डॉट dx इंटीग्रल इक्वल्स टू g डैश x अपॉन gx dx। ठीक, अब ये सॉल्व कैसे हो, इस वाले को छोड़ो अभी, इस पे ध्यान दो। ठीक, सॉल्व कैसे होगा ये, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूं एंड gx को अगर मैं t मान लूं, मैंने क्या करा, gx को t मान लिया, gx इक्वल्स टू t मानो तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है वो dx के साथ चला जाएगा डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन मेथड में। मैंने क्या करा, gx इक्वल्स टू t, तो मैंने डिफरेंशिएट कर लिया एक बार, तो g डैश x dx इक्वल्स टू t का हो गया dt। ठीक, gx का हो गया g डैश x का हो गया dx, t का हो गया dt। सिंपल, ये वैल्यूज उठा के मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वैल्यूज में अगर पुट करूं, मैं LHS पे अभी हाथ नहीं लगा रहा हूं, LHS एज इट इज रहने दो। यहाँ पे आपका p dx इज इक्वल्स टू g डैश x इंटू dx, g डैश x इंटू dx, ये क्या है हमारा dt अपॉन g डैश x t इंटीग्रल। ठीक, इसका आंसर क्या होता है, 1 अपॉन t के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमारा होगा log x। अगर मैं x की जगह t कर दूं, हर जगह x की जगह मैंने कर दिया t, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे वही केस है, इसका आंसर हो गया हमारे पास log t। ठीक, अब t की वैल्यू क्या थी, gx, तो यहाँ पे मैंने t की जगह क्या कर लिया, gx log gx एंड इस साइड हमारा क्या चल रहा है, p डॉट dx। ठीक है, p डॉट gx हमारा चल रहा है। ओके, ये हमारा p डॉट dx एंड इक्वल्स टू log gx। अब gx की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो यहां से log हटाना पड़ेगा। अब log हटाऊं कैसे, उस साइड ले जाके मैं इसको e रेज टू दी पावर में ले जाऊंगा, मतलब यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे बेस है e, जो यहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस आ जाएगा एंड ये बेस की पावर में चला जाएगा। अगर बेस 10 होता तो वो 10 की पावर में जाता, बट यहाँ पे बेस हमारा e आता है। यहाँ पे अगर मैं सही से बताऊं
तो यहाँ पे ln t आना चाहिए। ln t हमारा किसके बराबर होता है, log बेस e। ठीक है, ये दोनों चीज आपकी एक ही है, log बेस e लिखो या फिर ln t लिखो, एक ही बात है। ln एंड log बेस e एक बात है, बट इन जनरल हम log लिख देते हैं। ठीक, हमने log यहां से हटाना है तो वो जाएगा e रेज टू द पावर समथिंग में, तो e रेज टू द पावर ये चला गया पावर में, e रेज टू द पावर ये भी इक्वल्स टू, यहां से log हट गया तो यहां पे बच गया gx। ठीक, उसके बाद ये अभी देखो, ये हमने सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है, इसके बाद हमें सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, इसके बाद हमें सॉल्यूशन भी निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा उस पे आते हैं अब। ठीक, हमने क्या माना था कि हमारा y इंटू स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पे y इंटू कौन सा फंक्शन gx लेट करा था हमने, y इंटू gx इक्वल का डेरिवेटिव, y इंटू gx का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू हमारा इक्वेशन नंबर 1 के RHS के बराबर था। इक्वेशन नंबर 1 का RHS क्या था, q इंटू gx। ठीक, अब अगर मेरे को डेरिवेटिव हटाना है, अब मेरे को अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अगर मैं gx की वैल्यू रखूं, q y वैल्यू रखूं, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता था, मैं बार बार इंटीग्रेट कर रहा था, चाहे आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, या फिर इसका हमने अभी एक क्वेश्चन करा उसमें मैं बार बार इंटीग्रेट कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूं तो यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा तो डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा y इंटू जी एक्स, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन हट गया। ठीक, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो यहाँ पे क्यू जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, एंड इंटीग्रेशन का कांस्टेंट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू e रेज टू द पावर p dx, यहाँ पे gx की वैल्यू मैं रखूंगा e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx, gx की वैल्यू e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx। ठीक, तो ये हमारी है सॉल्यूशन, जो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने स्टार्ट करा था। कौन सी इक्वेशन थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने स्टार्ट करा, उसके बाद हमने gx से मल्टीप्लाई करा। gx ऐसा चूज करना था कि RHS उसके डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए, उसके प्रोडक्ट के डेरिवेटिव के इक्वल, ये केस हमारा हो जाए। उसके बाद हमने क्या करा, ये डेरिवेटिव ओपन करा, वैल्यूज पुट करी। ठीक, कुछ चीजें हुई कैंसिल आउट, p इक्वल्स टू g डैश x अपॉन gx आ गया था। उसके बाद हम अगर gx की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को g डैश x एलिमिनेट करना पड़ेगा। g डैश x क्या डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को हटाने का एक ही तरीका है इंटीग्रेट करना, दोनों साइड इंटीग्रेट करा, मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। इन शॉर्ट gx की वैल्यू मिल गई, यही है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको हम बोलते हैं IF शॉर्ट में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है हमारा। ठीक, इसकी वैल्यूज अगर मैं दोबारा यहाँ पे पुट करूं, एंड यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करता था मैं, इंटीग्रेट करके, तो मैंने यहाँ से यहाँ कर दिया इंटीग्रेट, तो यहाँ से इंटीग्रेट से डेरिवेटिव हट गया, एंड यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन, यहाँ पे प्लस सी हो गया कांस्टेंट, जो आपका जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता ही है। ठीक, इसके बाद अगर मैं एनसीईआरटी पे एक बार नजर मारूं कि उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं वो आपका सॉल्व करा दूं, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। वैसे कॉन्सेप्ट वाइज हमने क्वेश्चन भी कर लिया, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि कोई कॉन्सेप्ट बचा तो नहीं, जो कॉन्सेप्ट था सॉल्यूशन आया कैसे वो भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसमें आपका एक टाइप ये है कि अगर आपको gx अपॉन dx अपॉन dy इस टाइप के अगर क्वेश्चन मिले तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि आप गड़बड़ ना करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में क्या होगा, यहाँ पे px इक्वल्स टू q, इस टाइप की आपकी अगर इस टाइप की अगर आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई तब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते टाइम ध्यान देना है। इस टाइम यहाँ पे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे p डॉट dx रख देते हैं, यहाँ पे हो जाती है गड़बड़। जो चीज नीचे वही लगेगी, बार बार जो चीज नीचे वही लगेगी। यहाँ पे dy नीचे है तो यहाँ पे dy आएगा। ठीक, सॉल्यूशन में क्या चेंज होगा, x की जगह y, तो यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, यहाँ पे होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q हमारा y का फंक्शन होगा, जो भी q मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू द पावर इंटीग्रल p डॉट dy होल मल्टीप्लाइड बाई dy प्लस c, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन। ठीक, तो अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसका सॉल्यूशन ये है, सारे स्टेप्स सेम है, बस x की जगह y की जगह x, dx की जगह dy की जगह dx,
ठीक। सो हमने आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी फिनिश कर लिया है। इसके बाद जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आपके 15 to 20 क्वेश्चंस हैं एंड वो काफी इजी हैं। अगर आप उसको एक बार थॉरो रीड करें, उसमें आपके 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट बोला गया है कि आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, वो आप सॉल्व कर लोगे बहुत इजीली। उसको आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है। अगर रेट चेंज बता रखा है तो आपको dy बाई डी एक्स लगाना है वहां पे। रेट चेंज का मतलब dy बाई डी एक्स होता है। उसके बाद आपका अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला गया है तो वो भी dy बाई डी एक्स होता है। तो आपको इस तरह से अगर वर्ड पता है कि आपका dy बाई डी एक्स को डेरिवेटिव को वो रेट चेंज बोल सकता है, डेरिवेटिव को वो स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल सकता है, तब आप बहुत इजीली कर लोगे। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे खत्म हुआ। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स एंड 3D। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी बचेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमारा सिलेबस हो जाएगा खत्म। सो अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया कि क्या होती है एंड कैसे सॉल्व करते हैं इनको, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट दोनों देखा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। आगे ऐसी वीडियोस आने वाली है, हम मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।